वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बल और बल के प्रकार, यानी कौन कौन से बल के प्रकार होते हैं, सबको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है फिजिक्स का वीडियो नंबर 7, यानी पहले के 6 वीडियो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री के भी हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के वीडियोज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले बात करते हैं बल के बारे में। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड के रूप, स्थिति या आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो देखिए पहली बात कि बल क्या होता है, एक बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड या वस्तु की स्थिति, आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दीवार पर बल लगाते हैं, है ना, उसको धक्का देते हैं, तो हो सकता है उसकी स्थिति यानी वो दीवार गिर जाए, हो सकता है नहीं गिरे। तो हो सकता है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो या फिर ना हो। अगर आप किसी खिलौने को, प्लास्टिक के खिलौने को दबाते हैं तो वो टूट जाएगा या सिकुड़ जाएगा, तो उसकी यानी उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बल परिवर्तन कर भी सकता है और करने का प्रयास भी करता है। बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट है कि बल एक सदिश राशि होती है। बात करें बल के एसआई मात्रक की, तो देखिए अगर एसआई पूछा जाता है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और अगर एग्जाम में आता है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। तो अगर एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा डाइन। अगर बात करें एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, क्योंकि देखिए एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन, तो दोनों में संबंध क्या होता है कि एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब बात करते हैं एक न्यूटन क्या होता है। तो एक न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे या कर सके। तो एक न्यूटन बल क्या होता है, जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। तो इस हिसाब से एक न्यूटन क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसके बराबर होता है। तो आपसे ये संबंध भी पूछा जा सकता है और आपसे एग्जाम में ये संबंध भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रकृति में उपस्थित मूलभूत बल। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला इसका लिखना भूल गया, है ना। जो ये लिखा है मैंने, F इज इक्वल टू क्या होता है आपका ma आ जाता है। जो न्यूटन का आपका दूसरा नियम जब मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर मैं ये फॉर्मूला आपको पूरा लिख के दिखा दूंगा, पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है ना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू यानी 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 ही आ जाता है। क्योंकि मास का जो मात्रक होता है इसका किलोग्राम होता है और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पर मास होता है, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होती है, और F यानी कि फोर्स यानी कि बल होता है। अब प्रकृति में उपस्थित मूलभूत बल, यानी कौन कौन से बल होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के बल होते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या होता है, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो पिंड होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो किसके कारण लगता है, ये द्रव्यमानों के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये किस कारण होता है या किस कारण लगता है, तो द्रव्यमानों के कारण या द्रव्यमान के कारण। छोटी और हल्की वस्तुओं पर इसका प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि ये बल क्या होता है, सबसे कमजोर बल होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो इसलिए छोटी वस्तु या हल्की वस्तु अगर आप देखें, एक आप 10 किलो का वेट देखें या 50 किलो की कोई वस्तु देखें, तो उसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण आपने देखा होगा, जिस बल की वजह से हम कुछ भी फेंकते हैं पृथ्वी पर आता है, क्योंकि पृथ्वी का बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना दिखाई देता। अदरवाइज आप छोटी वस्तु कोई देखेंगे तो उसमें इसका बल मतलब ना के बराबर होता है, बिल्कुल कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए छोटी और हल्की वस्तुओं पर इसका प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। यह पिंडों के बीच की दूरी पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। यानी अगर दूरी ज़्यादा होगी तो ये बल कम काम करेगा, दूरी कम होगी तो बल ज़्यादा काम करेगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इसी बल के कारण घूमता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। चंद्रमा, जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। जितने भी ग्रह हैं आपने देखा होगा सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण।
नेक्स्ट है दुर्बल नाभिकीय बल। अभी हमने डिस्कस किया नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। अब दूसरे के बारे में बात करेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में। यह बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप निकलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये किस कारण उत्पन्न होता है, तो रेडियो सक्रियता के दौरान बीटा कण के उत्सर्जन से। तो बीटा कण भी आपको ऑप्शन में दे सकता है और रेडियो सक्रियता भी आपको दे सकता है। नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, यानी जो एक न्यूट्रॉन होता है इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉनों के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये किस दौरान निकलता है, किसके उत्सर्जन के कारण निकलता है, या कौन कौन से कण निकलते हैं, तो न्यूट्रॉन से कौन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। इनका विघटन होता है और तब ये बल निकलता है। इसका परास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है। यानी इसका परास जो फैलाव होता है, इसका जो इफेक्ट दिखाई देता है वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आकार होता है इससे भी कम तक क्या होता है, इसका आकार होता है। तो इसी कारण इसका जो प्रभाव होता है इन कणों के अंदर तक ही सीमित होता है। जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल की इतनी स्क्रीन है और इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ इस तक ही सीमित है, इसके बाहर तक इसका इफेक्ट नहीं दिखाई देने वाला। तो इसलिए इसका जो परास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से कम होता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों के अंदर तक इसका जो प्रभाव है वो सीमित रहता है। और ये क्या होता, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो आप देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना कमजोर होता है, कितना क्षीण होता है, कितना दुर्बल होता है। कि जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये भी 10 की पावर 25 गुना ज़्यादा भारी होता है, किससे, सॉरी अधिक शक्तिशाली होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। किसके बीच लगने वाले, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये किसके बीच लगता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है और इसी को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यदि Q1 और Q2 आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, ये कूलाम का नियम भी होता है। और एप्सिलॉन क्या होता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। नेक्स्ट है नंबर 2 चुंबकीय बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। वो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगा था, स्थिर वैद्युत बल, और ये चुंबक के ध्रुव, क्योंकि ध्रुव होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, तो इनके बीच जैसे एक चुंबकीय और दूसरी चुंबकीय आ गई तो इनके बीच जो लगेगा ये क्या होता है, ये भी चुंबकीय बल कहलाता है। एक बात और, जो चुंबक के भी समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माना M1 और M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो उनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा 1/4π, वहाँ पर एप्सिलॉन नोट था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। वहाँ पर आवेश थे तो यहाँ पर M1 M2 आ जाएगा अपॉन r², क्योंकि यहाँ पर M1 M2 से प्रबलता दे रखी है। यहाँ पर म्यू क्या है, ध्रुवों के बीच माध्यम की चुंबकशीलता, क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता है। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल बनाते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल हो गया और वो स्थिर वैद्युत बल था, ये दोनों मिलने के बाद विद्युत चुंबकीय बल बनाते हैं। और ये बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यानी अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल को 1 माने, 1 उसकी वैल्यू माने, तो जो दुर्बल बल होगा हमारा वो कितना होगा, 10 की पावर 25, और ये विद्युत चुंबकीय बल 10 की पावर 36 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट है प्रबल नाभिकीय बल। यह नाभिक के अंदर दो प्रोटोनों या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। या तो दो प्रोटॉन्स के बीच जो बल लगता है, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है, उसी को प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। इसका परास 10 की पावर -15 कोटि का होता है। बल का आवेग, संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल, ये सभी क्या होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल होते हैं। चाहे
आप केंद्र बल कह दें, है ना, अभिकेंद्र बल कह दें, संतुलित असंतुलित घर्षण, ये सारे के सारे प्रबल नाभिकीय बल होते हैं। और ये जो बल होता है प्रबल नाभिकीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो ध्यान रखना, दुर्बल नाभिकीय बल 10 की पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली, स्थिर वैद्युत बल 10 की पावर 36 गुना अधिक शक्तिशाली, और ये क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है बलों के प्रकार। बल कौन कौन से हमारे प्रकार के हो सकते हैं? तो बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला बल है संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल। यानी मान लीजिए ये कोई हमारी वस्तु है और इस पर यहाँ से भी एक बल लग रहा है, यहाँ से भी एक बल लग रहा है, यहाँ से भी एक बल लग रहा है और यहाँ से भी एक बल लग रहा है, चारों ओर से बल लग रहा है इस पर, और इनका परिणामी क्या है? शून्य। यानी इस वस्तु की स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया, यानी वस्तु जहाँ थी वहाँ की वहीं रही, तो ये बल क्या कहलाएंगे? संतुलित बल। एक बात और, संतुलित बल क्या होते हैं? वस्तु की आकृति बदल जाती है। ध्यान रखना, एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से ये कि संतुलित बलों से बल का यानी संतुलित बलों से वस्तु का क्या बदल जाता है? तो उनकी आकृति बदल जाती है। क्यों? जब चारों ओर से बल लगेगा और वस्तु की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली, ये वस्तु क्या होगी? दब जाएगी, या हो सकता है वस्तु टूट जाए, क्योंकि चारों ओर से बल लगेगा और बल कैसा है? संतुलित है, तो आकृति में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल क्या होता है? शून्य नहीं होता है। अगर शून्य होगा तो वो संतुलित बल, और शून्य नहीं होगा तो असंतुलित बल होंगे। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगा हो तो वस्तु के वेग तथा गति की दिशा में परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा और गति की दिशा में भी दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि बल कैसा है? असंतुलित है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया था बल और उसके प्रकार। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।